थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सो मच टाइम फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग एक हफ्ते पहले आपकी यूनिवर्सिटी में थे। हम लोग 4 वर्कशॉप्स कर चुके हैं मिस इन्फॉर्मेशन पे आपके साथ, और आपके डिपार्टमेंट के साथ, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ। अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एकदम बिगिनिंग से। आज तो आप प्रोफेसर हैं, नए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जर्नलिज्म की जर्नी या ये पत्रकारिता में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाउ डिड इट ऑल गेट स्टार्टेड? जी। अ, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मुझे समय देने के लिए और मुझे बुलाने के लिए बेसिकली और बातचीत करने के लिए। बातचीत से मेरी एक चीज़ निकल के आई कि ये बातचीत शुरू कैसे होती है, हम आए कैसे बातचीत करने की इस फील्ड में कैसे आए। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करता था मैं। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद कानपुर विश्वविद्यालय से निकलने के बाद मन में एक छोटी सी वो रह गई कि पढ़ना कुछ और था, पढ़ कुछ और गए, अब आगे क्या करें। नहीं तो कहीं किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो मन में वो बात थी कि करना क्या है और आगे क्या करना चाहिए। तो वहीं से मास कम्युनिकेशन निकल के आया कि शायद ये फील्ड मेरे लिए है या हो सकती है। सच पूछिए तो बहुत खुले मन से कह रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इधर आना पड़ा। और बाद में इंटरेस्ट जगने लगा कि ये मास कम्युनिकेशन बहुत ब्रॉड एरिया है और वहाँ पर आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ आप अपनी व्यक्ति को जाहिर कर सकते हैं और आप खुल के जो करना चाहते थे बेसिकली वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा मास कम्युनिकेशन, मैंने मास्टर्स किया बाबा साहब अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और फिर 2 साल वहाँ बिताए। फिर वहाँ से लगा कि हाँ, ये जर्नी आगे जाएगी और फिर आज यहाँ है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जो थोड़ा बहुत आपको व्यक्तिगत रूप से जाना है सर, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि अच्छा ही हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को आपने छोड़ दिया और लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। सर, तो ये कीप इट रियल जो हमारी कैंपेन है मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ, इसमें आप बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं, फैक्ट चेकिंग की वर्कशॉप्स कर रहे हैं। तो थोड़ा जरा अपने उस फील्ड वर्क के बारे में बताइए, जहाँ से आपकी ये एक्सपर्टीज आती है, जहाँ से आपका ये अनुभव आता है, जिसके ऊपर फिर हम आगे बातचीत करेंगे। बेसिकली जब मैं आईटीएम से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 2.5 साल के करीब हो गए हैं। और 2020 में जब कोविड आया, कोविड को माना जाता है कि कोविड में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलना शुरू हुई। बहुत पहले से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब एक हियरिंग हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोविड से ज्यादा मौतें जो हैं वो फेक न्यूज की वजह से हो रही हैं। तब वहां से मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि यहाँ पर कुछ काम करने की बहुत जरूरत है। और उसी समय मैं फैक्टशाला नाम का जो एक इनिशिएटिव है उससे मैं जुड़ा। डेटा लीड्स के साथ में, google.org के साथ में, गूगल न्यूज इनिशिएटिव के साथ में मैं जुड़ा। और उनके लिए और उनके पूरे इनिशिएटिव की तरफ से मैं ट्रेनिंग्स करने लगा। मैं करीब अब तक 100 के करीब ट्रेनिंग्स कर चुका हूँ। और कई उनके लिए किया, कई अपने जो हमारा एफडीडीआरसी है, जो हमने अपने आईटीएम में बनाया है, रिसर्च सेंटर बनाया है, फेक न्यूज डिटेक्शन सेंटर बनाया है, उसके लिए भी मैं इस तरीके की वर्कशॉप करता हूँ। उनमें कहाँ जाते हैं हम? उनमें छात्रों के बीच में जाते हैं, हम उनमें बैंकर्स के बीच में जाते हैं, हम उनमें थिएटर आर्टिस्ट के बीच में जाते हैं। कई बार तो मैं थर्ड जेंडर्स के बीच में गया हूँ, उनसे बात मैंने की है। महिलाओं के बीच में मैं गया हूँ, बच्चियों के बीच में मैं गया हूँ बात करने की, वहाँ फेक न्यूज है क्या, मिस इन्फॉर्मेशन है क्या। तो इस तरीके के करीब 3 साल की जर्नी रही है, 3 से 4 साल हो गए हैं। और 4 सालों में करीब 100+ जो है वो वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, मिस इन हाउ टू बेसिकली फाइट, हाउ टू फाइट विथ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, इस पे मैं कर रहा हूँ। इससे मुझे एक चीज और सीखने को मिली कि लोगों का भरोसा आने लगा। कई कई बार मुझे ऐसे लोग मिले जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो कहते थे कि बताते थे कि आप जहाँ अपनी कंपनी को बताइए, अपने लोगों को बताइए जहाँ से आप आते हैं, कि वो जो गेम बनते हैं, गेम बंद कर दें, हमारे बच्चों के लिए गेम बहुत खतरनाक हो गए हैं। इस तरीके के मैसेज देने लगे वो, कि उनको भरोसा था कि ये लोग रोकेंगे, हो सकता है ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो एक अनुभव भी सीखे इस दौरान। और ये अच्छा लगता है खुद से भी कि हम अगर किसी को फेक न्यूज नहीं रोक सकते, हम, आपको ये पता है, हमें ये पता है, फेक न्यूज को रोका नहीं जा सकता, फेक न्यूज से बचा जा सकता है। और उस बचाव में हम साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी खुशी मिलती है।
नहीं नहीं सर, बहुत ही अद्भुत काम है। जितने भी फैक्ट चेकर्स से हम लोग ये बातचीत काफी सारे लोगों से कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर मीडिया लिटरेसी, इन अफवाहों के खिलाफ जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचाना, बच्चों तक पहुंचाना, बूढ़ों तक पहुंचाना, ये कार्य जो हिंदुस्तान में अंत में जाकर के जहां पर हम रह जाते हैं, लास्ट माइल कनेक्ट, कि भाई हम्म। लोगों तक बात पहुंचाओ। ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, वो दिल्ली के एसी के कमरे को छोड़ करके जरा ऐसी जगह पहुंचे जहाँ बिजली पानी नहीं है, सही वहां है। तक बातें नहीं पहुंच पा रही है। तो नहीं, बहुत बहुत जरूरी है ये कार्य करना। तो जब आप फील्ड में जाते हैं, ये परेशानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2024 में हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी चीज से है तो इन अफवाहों से है, इन फेक न्यूज से है। तो फील्ड में जब हम जाते हैं तो ये परेशानी तो सबको पता है, ये कष्ट तो पता है। समाधान क्या, क्या लेकर के आप जाते हैं? कौन सी ऐसी वो चीज है जिसको पकड़ के उनको लगता है हाँ, ये सही बात है, इससे हमारा थोड़ा बचाव हो सकता है, हमारा अनुभव इंटरनेट पे थोड़ा अच्छा हो सकता है? बेसिकली जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान पहुंचता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग्स देने के लिए बस ट्रेनिंग्स ले ली, बातचीत की, चले आए। मैं कोशिश करता हूं कि वो टू वे कम्युनिकेशन हो और बहुत इंगेजमेंट के साथ में हम उसे करें। मैं पिछले दिनों दतिया के एक कॉलेज में गया था। एक गवर्नमेंट कॉलेज था, फिर महिला कॉलेज था, महिला स्कूल था। बेसिकली वो 12वीं के बच्चे थे वहां पर। उनमें लगभग 40 के करीब बच्चियां थीं, 12वीं क्लास की, 11वीं क्लास की। उनसे जब मैंने बात की तो उनमें एक लड़की थी, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए नाम। एक बच्ची जो है वो, उसने वो बात मुझसे कही कि उस- करीब 40 लोग थे, 40 में इकलौती वो उठ के कहती है कि हम लड़ सकते हैं सर, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानते हैं, हमारे समाज वाले नहीं मानते हैं, हमारे टीचर नहीं मानते हैं, हमारे बड़े लोग नहीं मानते हैं, हमारे चाचा नहीं मानते, या ऐसे एज इट इज बहुत सारे लोग। तो क्योंकि हम किसी न किसी सोशल प्रेशर से डूबे हुए होते हैं, सोशल प्रेशर में होते हैं, इस वजह से फाइंड तो कर लिए कि ये फेक न्यूज है, सबूत भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी इग्नोर कर दिया लोगों ने। तो एक भरोसा ये रहता है। लेकिन अगर 40 में एक बच्ची भी अगर खड़ी हो रही है तो हमारी वो उम्मीद है, और हमें लगता है कि वो एक किसी दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को कहीं ना कहीं बताएगी। तो हमारी फैक्शाला का भी यही प्रोग्राम होता था कि आप जाइए, लोगों से बात करिए, उन्हें अवेयर करिए, और हो सकता है कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और उनको एक्सपीरियंस को आप खुद उस समय जो कह सकते हैं कि रियल एग्जांपल्स के साथ में टाई अप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो समझेंगे। एक बार मैंने खुद भी पूछा लोगों से कि कोविड में एक वो निकला कि आप नाक में नींबू डाल लीजिए तो कोविड ठीक हो जाएगा। लोगों ने बताया कि सर हाँ, हमारी फैमिली ने किया है। आप पैर में मछली का तेल लगा लीजिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप पेट में विक्स वेपोरब वो कर लीजिए और उसमें सेक लीजिए तो आपकी पेट की चर्बी कम हो जाएगी। हो सकता है इसके साइड इफेक्ट कितने हों। तो हमने कई बार ऐसा किया, ऐसा बहुत कह सकते हैं कि इस तरीके से हमने उसको मैनेज किया कि नहीं ऐसा गलत है, और उसके बहुत सारे फैक्ट्स दिखाए, फिगर दिखाए, क्योंकि हमारे फैक्ट फिगर्स होते हैं। अब आप सोचिए कि एक वीडियो आया था कि आलू डालो सोना निकलेगा, सबको पता, सब हंसने लगते हैं। या कोई भी वीडियो, जो पॉलिटिकल वीडियोज आप देखते रहते हैं, मीम्स देखते रहते हैं, उनमें भी मैसेज होते हैं कहीं ना कहीं। और मैंने फिर कहा कि क्रिएट करना बहुत आसान है, उसे समझना क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए। और कहीं ना कहीं वो जो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो एक कुएं का मेढक बना हुआ है, या जिसका एक टर्म है कि मैं उस टर्म का नाम भूल रहा हूँ, उससे आप बाहर आइए। आप उससे जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इको चैम्बर बेसिकली बन जाता है हमारे दिमाग में। और जी उस बिल्कुल। इको चैम्बर से बाहर आने के लिए हमें खुद में भी भरोसा होना चाहिए कि नहीं, ये गलत है और गलत के खिलाफ बोलना है मुझे। कम से कम नहीं बोलना है तो मुझे डिलीट कर देना है। तो हम उन्हें क्या कहते थे कि आप देखिए, समझिए क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए, और आपको लगता है कि ये सही है तो आप फॉरवर्ड करिए, नहीं तो आप डिलीट कर दीजिए। सिंपल से 3 प्रोसेस हैं। इन 3 प्रोसेस से जो दुनिया में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है उसमें भी कमी आ सकती है, लेकिन शुरुआत कौन करे। और हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत सकारात्मक सोच के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो ये रुकेगा, ऐसा नहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसको रोकना जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि ऐसा तो है नहीं कि यही एक परेशानी है समाज में, पितृसत्ता से लेकर के
जातिवाद से लेकर के, मजहब से लेकर के, बहुत सारे कष्टों के बीच में ये उन सबको एक तरीके से बढ़ा देता है, मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। और कहीं ना कहीं हमारे मन में जो छुपी हुई गलत बातें डाली गई है, उसी को जोड़ करके हम आगे चलते हैं। तो इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस अंग्रेजी में कहा जाता है, कि जो आपने इमोशनली मान लिया है कि अगर मैं धोनी का फैन हूं तो मुझे धोनी के बारे में सब कुछ अच्छा ही लगेगा। अच्छा ही या लगेगा। इसको रेड कार थ्योरी भी कहा जाता है, कि भाई यार घर से निकलते हुए कितनी लाल गाड़ियां देखी, आप बात कर लिए तो वापस जाते हुए खाली लाल गाड़ियां ही दिखेंगी। तो ये एक बात हमारे मन मस्तिष्क में रहती है। एक दूसरा पहलू सर इसका ये भी है, जो हमारे रिसर्च से निकल के आया, कि करीबन 70 से 80% जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज है, वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब को अगर जोड़ दें, इन चार प्लेटफॉर्म को, यानी कि दो कंपनियों को, अल्फाबेट और मेटा, तो इसी के द्वारा आती है। तो आपको क्या लगता है कि ये दो विदेशी जो कंपनियां हैं, इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है हमारे प्रजातंत्र में, या ये सिर्फ यहाँ पैसा कमाने हैं? आपकी क्या राय है इसके बारे इस पे तो अब देखिए, दो तरीके से मैं इसे देखता हूँ कि कंपनियां तो कमाने के लिए ही बनी हैं, सबसे पहला सवाल। अब फेसबुक को आपको लगता है कि फेसबुक कोई है तो सोशल नेटवर्किंग साइट, लेकिन वो समाज सेवा नहीं कर रही है। वो समाज सेवा के लिए तो नहीं है, ये हमें सबको पता है और ये हमें सबको जान लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने, बीइंग ए इंडियन, हमने उसे समाज सेवा का, हमें हमने उसे सामाजिकता का, कह सकते हैं कि समाज में एक भावना उत्पन्न करने वाला मीडियम बना लिया है। और हम उस मीडियम के चक्कर में जो मेन प्रॉब्लम है वो भूल जा रहे हैं। आप देखिए कि मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, लेकिन मेरे जैसे तमाम सैकड़ों लोगों ने कम से कम सैकड़ों अकाउंट बना रखे हैं, और उसके जरिए बल्क में मैसेज भेज रहे हैं। तो वो बेसिकली वो ओपिनियन लीडर की भूमिका निभा रहे हैं, ओपिनियन मेकिंग क्रिएट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जब कोई कंपनी, मेटा जैसी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ बेचने के लिए नॉर्मल नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया एक पर्सन पर्सन टू पर्सन, नहीं। वो पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद कर रही है, पूरी की पूरी, कह सकते हैं कि सदियों, 10 साल, दशकों को वो खराब कर देगा। अब आप देखिए कि किसी भी पार्टी विचारधारा को उठाकर देखिए, जिसके लिए मेटा ने, जिस भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ने अगर मूड बना लिया कि इस पार्टी को ऊपर ले जाना है तो ले जाएगा, आप रोक नहीं सकते। हमारे सामने है, हम सब जानते हैं, नाम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो कंपनी का काम है पैसा कमाना। लेकिन क्योंकि अब भारत में सोशल मीडिया आए हुए भी 20, 25, 30 साल हुए हैं मैक्सिमम, बहुत ज्यादा हम उसे यूज करना भी नहीं जानते। आप सोचिए कि हमारे पीढ़ी के लोग तो मोबाइल चलाना जान गए हैं, ठीक है, 2006-08 के बाद में मोबाइल आ गया हाथों में। लेकिन जो हमारी पिछली पीढ़ी है, जो आज 70 साल के हैं, उनके हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन वो मोबाइल चलाना कैसे, उसका मिसयूज बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज्यादा। देखिए, बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल फोन है, पैसा कट जा रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है बहुत ज्यादा। फेसबुक पर कुछ भी कोई कॉपी कर ले रहा है, उठा ले रहा है, हैक हैक कर ले रहा है, उसकी तस्वीरें बना दे रहा है, वीडियोस बना दे रहा है। इसमें अब कंपनियां तो और अब आगे आ गई है ना, अब आप एआई भी आ गया है। तो आपको बस एक फोटो चाहिए, एक हल्की सी, एक 10 सेकंड की वॉइस चाहिए, देखिए आपका क्या कांड कर देंगे। तो भारत, अब दूसरा पहलू इसका यह है कि अगर कोई सरकारी एजेंसी भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त की जाएगी, उसने अगर फेसबुक पर लगाम लगाने की कोशिश की, दूसरा पहलू ये भी कहेगा कि हमारे संवैधानिक हकों का हनन हो रहा है। तो या बहुत सारी चीजें हैं, संविधान के दायरे में हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सोचने की जरूरत है, और इसमें नीति निर्माताओं को भी ध्यान देने की जरूरत है, और सबसे पहले समाज को समझने की जरूरत है कि समाज में इन मैसेजेस को कैसे लोग ले रहे हैं। स्टडी की जरूरत है, और इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो रहा है और किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ फायदा हो रहा है एक पार्टी को, पार्टी विचारधारा या जो भी आप कहना चाहें। अमूल कोई प्रोडक्ट बनाता है तो अमूल को मतलब अपने आप फायदा हो रहा होगा, या किसी भी प्रोडक्ट को फायदा हो रहा होगा। तो अभी सिर्फ फायदे के चक्कर में हम ये जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं। आने वाला समय बहुत खतरनाक है, हम इससे बच नहीं पाएंगे। और ना, हम जैसे लोग तो फिर भी हम सकारात्मक हैं, कोशिश में लगे हैं कि हम मिस इन्फॉर्मेशन को कम से कम पहचानना तो जानते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच हल्का सा फर्क है, हम पहचानते तो हैं कम से कम। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए हो पा रहा है। और क्रिटिकल थिंकिंग तो मीडिया के स्कूलों में जो पढ़ाई जा रही है, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, वहां तक कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
और 100 ईयर प्लस हो गया मीडिया स्टडीज को इस देश में। तो अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मीडिया के स्कॉलर, मीडिया के लोग, मीडिया के साथी, उस दौर में जब मीडिया ही प्रचारित दुष्प्रचारित कंटेंट फैला रहा है, तब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी अपने समाज को बचाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो थोड़ी बड़ी बातें हैं, दूर की बातें हैं, देश की बातें हैं, बड़ी कंपनियों की बातें हैं। लेकिन वो लोग जिनसे आप डेली बातचीत करते हैं, आपके छात्र, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो, और हम लोग भी इन्हीं के साथ ही वर्कशॉप करते हैं। अगर छात्रों, क्योंकि इनसे तो हम सीधी बात कर सकते हैं, इनको आपको कोई अ, वो एक गुरु की वाणी देनी हो, एक ऐसी बात बतानी हो कि कम से कम ये जो हमारे पहले बार वोट करने जा रहे बच्चे हैं, इनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? ये किस प्रकार से, क्योंकि पहली बार ये वोट करने जा रहे हैं, मतलब प्रजातंत्र में इसके पहले इनका कोई खास योगदान नहीं रहा है। लेकिन अब भारत का जो भविष्य है, ये करीबन 150 करोड़ जो बच्चे हैं, उनके हाथों में है, क्योंकि वो पहली बार वोट करेंगे। तो इनके लिए आपका क्या सुझाव है, खास करके जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं? जी। मेरे लिए तो, क्योंकि मैं संविधान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ, संविधान पर बहुत उम्मीदें हैं, बहुत भरोसा है। और सबसे जरूरी है संविधान को जानना। संवैधानिक हक को अगर आपने समझ लिया, तो हो सकता है उसके मूल्य को आपने समझ लिया, उसके उसके जो पहलुओं को आपने समझ लिया, तो उस संविधान की प्रस्तावना में सब कुछ है। आपको वो बता रहा है कि न्याय की बात होगी तो आप समझ जाइए कि न्याय किसको मिलना चाहिए। उसमें बंधुता की बात है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बंधुता इसे कहते हैं। हिंदू मुस्लिम कैसे रहेगा इस देश में, वो संविधान में लिखा हुआ है। आप उसको समझ जाएंगे तो आप कोई भी विजुअल देखेंगे, आपको कोई बरगला नहीं सकता कि एक विजुअल के जरिए आपको बना भेजा जाए, आपके फोन पर मैसेज आए कि इतने सालों से हमारे साथ ये हो रहा था, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रोपोगेंडा है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये किसी न किसी मुद्दे के लिए बनाया गया है, किसी न किसी इसका टारगेट ऑडियंस है जिससे आप प्रभावित ना हो। तो मुझे लगता है कि जब मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में बात कर रहा हूँ, उन तक मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने अपने कानों को ओपन रखें, अपने आंखों को खोलें, और थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड सेटअप से सोचें कि जो मैसेज बनाने वाला व्यक्ति है, और जो आप मोबाइल पर मैसेज देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, फ्लैक्स में देख रहे हैं, या किसी न किसी मीडियम में देख रहे हैं, तो तीन सवाल आप अपने आप से करें। पहला सवाल, इसे बना कौन रहा है? बनाने वाला क्या चाहता है? सेकंड सवाल, उसकी कोई उसका कोई टारगेट है, अचीवमेंट है, या वो चाहता है? और इसके बाद अदर सोर्सेस क्या कहते हैं? तीन चीजें आप अपने आप से पूछिए। आपको तीनों के जवाब अगर मिल गए, तो आप सोचिए कि वो मैसेज क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि 10,000 रुपये महीना मिलेगा बेरोजगारी भत्ता 18 साल के बच्चों को, मान लीजिए किसी पार्टी विचारधारा ने बोल दिया, किसी छोटी राजनीतिक पार्टी ने बोल दिया, बड़ी ने बोल दिया, जिसने भी बोल दिया, तो आप पूछिए कि इस देश में कितने लाख करोड़ रुपए, कितने लाखों लोग, कितने लाख लोग जो है 18 साल के होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, और इतना पैसा कहाँ से आएगा? क्रिटिकल माइंड सेटअप से आप बात करना सोचिए कि बेरोजगारी भत्ता देना, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि किसी पार्टी का वो है, एजेंडा है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये चुनाव में आ जाएगा, वो हो जाएगा, हम आएंगे तो इतने साल, इतने 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, फलाना दे देंगे। तो आप सोचिए, तो ये इतनी नौकरियां आएंगी कैसे? उस मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि मैं स्पोर्ट्स में इतनी सीटें ला दूंगा, पावर ही नहीं है उसके पास, लेकिन वो बहकावे में आ रहे हैं, वो फ्लो फ्लो में बोल जा रहे हैं, रैलियों में बोल जाते हैं नेता। बहकावे मत आइए, क्योंकि रैलियां हो रही हैं आजकल, रैलियों के बाद जो कंटेंट है वो मिस इंटरप्रिटेट हो रहे हैं। और जब आप इंटरप्रिटेशन में आप पढ़ेंगे, तो इंटरप्रिटेशन आपको महंगा पड़ सकता है। क्योंकि आज आप 18 साल के हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 5 साल तक आपकी सरकार रहेगी जो आपने चुनी है। इन्हीं वीडियोस के जरिए, इन्हीं कंटेंट के जरिए आपने माइंड मेकअप किया था, तब आपने वोटिंग में बैलेट पेपर में आपने साइन किए थे, आपने ईवीएम का बटन दबाया था। 5 साल वो आपके भविष्य का फैसला करने वाली सरकार चुनी जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आपके वोट की कीमत है, और उस कीमत को आप यूं ना जाया जाने दें। बहुत मेहनत करें, सोचें, क्योंकि वो आपका भविष्य है। फिर आप 20 साल, 30
जो आज धरना प्रदर्शन करते हैं युवा जो भी हैं, उनको सोचना चाहिए कि 10 साल पहले आपने जो वोट दिया था वही तो है, उसी वोट के बल पर तो हो रहा है सब कुछ। नहीं तो आज ये कंडीशन नहीं होती। मैं एमपी में बैठा हूँ, बहुत सारे रैली डेली देखता हूँ कि आज यहाँ धरने हो रहे हैं, आज इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इतनी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, इतनी वैकेंसी नहीं आई हैं, ये बेरोजगारी है वो बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें। अदर स्टेट्स में भी चल रहा है ऐसे ही। तो युवाओं से यही कहना है, आप फर्स्ट टाइम वोटर बनने जा रहे हैं, सोच समझ के जाइए, वीडियोस के चक्कर में ना फंसें। उस वीडियोस को बहुत क्रिटिकल माइंड सेटअप से उनको देखिए समझिए, और सोचिए कि ये मेरे पास क्यों पहुंचा। आपने मांगा नहीं था, आप तक आ रहा है तो कोई ना कोई इसके पीछे प्रयोजन होगा, और ये प्रयोजन आपको महंगा भी पड़ सकता है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आई थिंक बहुत ही अच्छा मैसेज है हमारे युवाओं के लिए, आपके छात्रों के लिए। तो अंत में अब आप हम लोग को फिर से कब से ग्वालियर बुला रहे हैं? अब तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कह रहा है कि हम लोग का काम बहुत जरूरी है, तो और बच्चों के साथ किया जाए। तो इसी आशा के साथ कि जल्दी हम लोग फिर से यूनिवर्सिटी में आए, कुछ बड़ा करें आईटीएम में। आईटीएम ग्वालियर ने हम लोग को ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आपके साथ काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। और बहुत सारे वॉलंटियर्स मिले हैं हमको, आपके डिपार्टमेंट के और अदर डिपार्टमेंट्स के भी। तो एक अच्छा मीडिया लिटरेसी का प्रोग्राम आपकी लीडरशिप में वहां पर शुरू हो रहा है। इसको बनाने में काफी समय लगता है। मुझे लगता है एक दूसरी बात ये भी है जो समझनी जरूरी है कि एक वर्कशॉप या एक इंटरव्यू से खाली एक ही कदम आगे चलते हैं, और ये करीबन हजारों मीलों का एक एक जर्नी है जो हमको पूरी करनी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये समय दिया, वो भी एक वर्किंग डे पे बच्चों को पढ़ाने के बाद। थैंक यू वेरी मच। और आशा करते हैं आपसे बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी ग्वालियर में। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपनी बात रखने के लिए। और यही उम्मीद है कि हम लोग फिर से बहुत जल्द मिलें और छात्रों के साथ काम करें।